नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत सामाजिक स्तरीकरण या सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में। सामाजिक स्तरीकरण या सामाजिक स्तरण सभी समाजों में मौजूद असमानता का एक पहलू है। विश्व में कोई भी समाज ऐसा नहीं है जहाँ पर सभी लोग एक समान हो और सबको आगे बढ़ने के समान अवसर मिलते हों। सभी समाजों में सामाजिक व्यवस्थाओं से उत्पन्न हुई असमानताएं विद्यमान रहती हैं। प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में सुविधा, शक्ति तथा प्रतिष्ठा के आधार पर निर्मित श्रेणियों और स्तरों का अस्तित्व हमेशा पाया जाता है। सुविधा और शक्ति के उपयोग के दृष्टिकोण से इन विभिन्न स्तरों का सामाजिक संरचना में एक निश्चित क्रम निर्धारित होता है। जिनके पास अधिक सुविधा और शक्ति होती है उनका सामाजिक स्तर ऊंचा माना जाता है और इसके विपरीत जिनके पास कम सुविधा और शक्ति होती है ऐसे लोगों का सामाजिक स्तर निम्न माना जाता है। स्तरण के अंतर्गत हम व्यक्तियों के बीच पाई जाने वाली असमानताओं का नहीं बल्कि व्यक्तियों के समूहों के स्तर पर पाई जाने वाली असमानता की बात करते हैं। दो व्यक्तियों के बीच जाति, धर्म, शिक्षा, पेशा या प्रजाति के आधार पर पाई जाने वाली असमानता को हम स्तरण नहीं कहते। इसे सामाजिक विभेदीकरण कहना ज़्यादा उचित होता है। दूसरी तरफ जहाँ जाति, धर्म, प्रजाति, शिक्षा, आय और पेशों के आधार पर समाज में पाई जाने वाली असमानता और विभिन्नता को सामूहिक स्तर पर देखा जाता है तो उसे स्तरण कहते हैं। विश्व में अगर देखें तो यह सामाजिक स्तरण 5 आधारों पर होता है, जैसे दास प्रथा, वर्ण, जाति, स्टेट और वर्ग के आधार पर। किसी भी स्तरण में 4 तरह की सामाजिक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं: विभेदीकरण, क्रम विन्यास, मूल्यांकन, पुरस्कार और दंड। स्तरण में विभेदीकरण का अर्थ है भूमिकाओं, अधिकारों और दायित्वों का बंटवारा। समाज में विभिन्न समूहों का कार्य अलग अलग होता है। प्रत्येक समूह में भूमिका और दायित्वों का सफल निर्वाह करने पर समाज में प्रोत्साहन और पुरस्कार की व्यवस्था होती है। दूसरा होता है क्रम विन्यास। स्तरण के अंतर्गत लोगों को उनकी हैसियत के अनुसार क्रमबद्ध किया जाता है, जहां उनके व्यक्तिगत गुणों, उनकी दक्षता और उपलब्धियों को ध्यान में रखा जाता है। तीसरा होता है मूल्यांकन। प्रत्येक समाज अपने प्रचलित मूल्यों के आधार पर व्यक्तियों की स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि उस समाज में किसी स्थिति को कितनी प्रतिष्ठा प्राप्त है। मूल्यांकन के मापदंड वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ दोनों हो सकते हैं। फिर आता है पुरस्कार और दंड। प्रत्येक स्तरीकरण में पुरस्कार और दंड की व्यवस्था होती है। समाज अपने मूल्यों के अनुसार सभी कार्यों का मूल्यांकन करता है और उसी के अनुसार व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति का निर्धारण होता है। समाज व्यक्तियों के व्यवहार को नियमित करने के लिए ही ऐसा करता है। स्तरीकरण को हम इसकी विशेषताओं के द्वारा ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मेटा स्पेंसर ने स्तरण की कुछ मुख्य विशेषताएं बताई हैं जिनकी अब हम बात करते हैं। इसके अंतर्गत पहली विशेषता उन्होंने बताई है स्तरण का स्वरूप सामाजिक होता है, यानी स्तरण एक आधारभूत तत्व उसके अंतर्गत सामाजिक होते हैं। जैविक आधार पर स्तरण का निर्माण नहीं हो सकता। जैसे रंग, ऊंचाई, मोटापा, उम्र और लिंग भेद के आधार पर समाज में विभेदीकरण किए जा सकते हैं, स्तरण नहीं, क्योंकि वे व्यक्ति के जैविक गुण हैं। लेकिन जैविक आधार को सामाजिक मान्यता प्राप्त है तो वह स्तरण का आधार माना जा सकता है। जैसे उम्र के आधार पर बुजुर्ग और जवान लोगों के बीच भारतीय समाज में स्पष्ट रूप से हमें अंतर किया जाता है, इसलिए उम्र को स्तरण का आधार माना जा सकता है। ठीक उसी प्रकार पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री पुरुष के बीच प्रतिष्ठा का काफ़ी बड़ा फर्क होता है, इसलिए लिंग भेद एक जैविक कारक आधार होते हुए भी
स्तरण का आधार हो सकता है, लेकिन यदि उसमें प्रतिष्ठा का भाव नहीं है तो उम्र या लिंग के आधार पर स्थापित विभाजन को हम विभेदीकरण कहेंगे, स्तरीकरण नहीं। सामाजिक स्तरीकरण प्रारंभ से ही चला आ रहा है और इतिहासकारों का भी यही मानना है कि प्राचीन रोम, फारस, मिस्र और यूनान के समाजों में भी स्तरीकरण पाया जाता था। सामाजिक स्तरीकरण कोई मध्यकालीन या आधुनिक युग की विशेषता नहीं है, बल्कि यह प्राचीन समय से समाजों में। तीसरी विशेषता उन्होंने बताई कि स्तरीकरण सर्वव्यापी है, यानी दुनिया में कोई भी समाज ऐसा नहीं होगा जहाँ पर कि स्तरीकरण नहीं पाया जाता। हाँ, ये अवश्य हो सकता है कि स्तरीकरण का आधार अलग अलग हो। चौथी विशेषता वे बताते हैं कि स्तरीकरण का स्वरूप असमान होता है। सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप अलग अलग समाजों में अलग अलग होता है। किसी समाज में यह वर्ग पर आधारित होता है तो किसी समाज में यह जाति व्यवस्था पर, कहीं पर यह अर्जित गुणों के आधार पर होता है तो कहीं आरोपित गुणों के आधार पर। किसी समाज में प्रजाति और धर्म की भूमिका स्तरीकरण में मुख्य होती है तो किसी समाज में शिक्षा, शक्ति या संपत्ति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। स्तरीकरण की पांचवी विशेषता मेटा स्पेंसर ने बताई है कि स्तरीकरण परिणामी होता है, यानी समाज में स्तरण का जैसा आधार होगा समाज का स्वरूप भी वैसा ही होगा। सामाजिक मूल्य, प्रतिमान, व्यक्तियों की जीवन शैली, ये सभी उस समाज के स्तरीकरण के प्रतिबिंब होते हैं। यदि सामाजिक स्तरीकरण का आधार वर्ग है तो वहाँ व्यक्ति को आगे बढ़ने के समान अवसर प्राप्त होते हैं। समाज में इतना खुलापन होता है कि समाज के उच्च स्तर के लोग नीचे और नीचे स्तर के लोग ऊपर खिसकते रहते हैं। ठीक इसके विपरीत यदि समाज जाति व्यवस्था पर आधारित है तो वहाँ सभी व्यक्तियों को आगे बढ़ने का समान अवसर नहीं प्राप्त होगा। क्योंकि सामाजिक हैसियत का आधार जन्म होता है, इसलिए सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप बंद होता है। यहाँ हम यही कह सकते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण के परिणाम स्वरूप समाज में सामाजिक असमानता देखने को मिलती है। समाज में सुविधाओं, संसाधनों, पुरस्कारों, शक्ति, मान, प्रतिष्ठा, आर्थिक अवसर, इन सभी का असमान वितरण होता है। सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न आधारों पर समाज में श्रेणी और स्तर का निर्माण होता है। सामाजिक संरचना में इन श्रेणियों और स्तरों के निश्चित क्रम का निर्धारण होता है, जिसके आधार पर सुविधा, शक्ति और प्रतिष्ठा तय होती है। इन श्रेणियों तथा स्तरों के पारस्परिक संबंधों के बीच एक प्रकार की क्रमबद्ध सामाजिक असमानता देखने को मिलती है। विभिन्न अध्ययनों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अभी तक का जो समाज है वह मुख्य रूप से 5 आधारों पर विभाजित रहा है, जैसे दास प्रथा, वर्ण व्यवस्था, जाति, स्टेट और वर्ग। दास प्रथा एक आखिरी किस्म की सामाजिक असमानता का प्रतीक रहा है। प्राचीन और मध्यकालीन युग में इस प्रथा का प्रचलन कई देशों में था। इस प्रथा में भी काफ़ी भिन्नताएं थीं। कुछ समाज में दासों को कोई भी आर्थिक और कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था, तो कुछ समाजों में उन्हें थोड़ा बहुत इंसानी हक प्राप्त था। इस प्रथा के तहत आर्थिक और कानूनी दोनों प्रकार की असमानताएं मौजूद रहीं। गुलामों की ज़िंदगी कहीं जानवरों की तरह थी तो कहीं कृषि मजदूरों या घरेलू नौकरों की तरह। दास प्रथा के अंतर्गत दासों का जीवन जानवरों की तरह था। उनके पाँव में लोहे की जंजीरें डालकर रखते थे। उनसे दिन भर घरों तथा खेतों में काम करवाया जाता था। विभिन्न त्योहारों के अवसरों पर उन्हें कुश्ती लड़वाई जाती थी और उन्हें कुश्ती लड़ने के लिए तब तक बाध्य किया जाता था जब तक कि उनमें से कोई मर नहीं जाता। मरे हुए गुलाब के मांस को बोटी बोटी करके शाही परिवार के कुत्तों को खिलाया जाता था। दूसरी तरफ प्राचीन यूनान में उनसे बहुत जिम्मेदारी का काम भी लिया जाता था। राजनीति और सेना को छोड़कर प्रशासन के विभिन्न भागों में उनसे काम लिया जाता था।
आमतौर पर देखा जाए तो गुलामों की ज़िंदगी इतनी ख़राब थी कि लोगों ने कई बार अपने मालिकों के खिलाफ विद्रोह भी किया और 19वीं सदी तक पाश्चात्य देश के लोगों ने गुलामों का व्यापार भी किया था। लेकिन आज प्रजातांत्रिक मूल्यों और अर्थव्यवस्था में इतना अधिक विकास हो गया कि दास प्रथा करीब करीब खत्म हो गई है और आज इस दास प्रथा के आधार पर शायद ही कहीं सामाजिक स्त्रीकरण हमें देखने को मिले। स्त्रीकरण का दूसरा आधार है वर्ण। दुनिया के अधिकतर समाज में सामाजिक स्त्रीकरण का आधार वर्ग रहा है, जबकि भारत में वर्ण और जाति व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति भारतीय समाज और संस्कृति के विकास के प्रारंभिक दौर में मानी जाती है। भारत में ऋग्वेद के आधार पर वर्ण की उत्पत्ति मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा के मुख से पैदा होने वाले ब्राह्मण, उनकी भुजाओं से पैदा होने वाले क्षत्रिय, जो उनके उदर से पैदा हुआ वह वैश्य और जो उनके पैरों से पैदा हुआ उसे शूद्र कहा जाता है। 4 वर्णों के आधार पर भारतीय समाज में स्त्रीकरण पाया जाता है। संस्कृत शब्दकोश में वर्ण के 2 अर्थ होते हैं। पहला अर्थ होता है वरण करना या धारण करना और दूसरा अर्थ है जन्मजात वृत्ति या स्वभाव। तो इस तरह वर्ण उन 4 स्थायी सामाजिक समूहों का नाम है जिसका निर्माण व्यक्तियों द्वारा अपनी स्वाभाविक वृत्ति, स्वभाव और गुण के अनुसार स्वेच्छा से चुने हुए व्यवसाय के आधार पर होता है। समय में परिवर्तन के साथ साथ यह परिभाषा भी धीरे धीरे बेकार होती चली गई। आर्थिक और सामाजिक विकास के कारण समाज में श्रम विभाजन उत्पन्न हुआ। इससे समाज में गुण, व्यवसाय और कर्म के आधार पर स्थायी वर्ण विभाजन की व्यवस्था कायम हो गई। धीरे धीरे समय बीतता गया और यह व्यवस्था जन्म पर आधारित न रहकर कर्म पर आधारित हो गई। या ये कहा जाए कि वर्ण व्यवस्था प्राचीन भारतीय समाज में सभी सदस्यों को जन्म, गुण, कर्म, अधिकार, व्यवसाय और पद के आधार पर 4 श्रेणियों में विभाजित करने की एक स्थायी व्यवस्था थी। भारतीय समाज में व्यक्तियों को 4 श्रेणियों में बांटा गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण वर्ण का मुख्य कार्य था पूजा पाठ करना और करवाना और मानव और ईश्वर के बीच मध्यस्थता का कार्य करना। क्षत्रियों का कार्य अस्त्र शस्त्र के द्वारा समाज को सुरक्षा प्रदान करना था। वैश्य का कार्य था कि समाज में आर्थिक उत्पादन और सुचारू वितरण के लिए व्यापार का संचालन करे। इसी तरह शूद्र का कार्य शारीरिक श्रम करना था ताकि समाज के लोगों को उनकी सेवा का लाभ मिले। इस तरह समाज में धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, श्रम और सेवाओं की आवश्यकता पूर्ति के लिए वर्ण व्यवस्था स्थापित हुई। पहले यह व्यवस्था गुण और कर्म पर आधारित थी, जो आगे चलकर जन्म और पेशे पर आधारित हो गई। धीरे धीरे वर्ण की जगह भारतीय समाज में जाति के आधार पर स्त्रीकरण होने लगा। स्त्रीकरण का तीसरा आधार है जाति। जाति व्यवस्था भारतीय सामाजिक संरचना की एक मुख्य विशेषता रही है। प्राचीन समय से ही हिंदू धर्म के लोग जातीय आधार पर श्रेणियों में बटे रहे हैं। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति वर्ण व्यवस्था के आधार पर हुई है। जाति व्यवस्था के आने से हमारा समाज हजारों खंडों के सम स्तरीय और विषम स्तरीय रूप में विभाजित हो गया। वर्ग व्यवस्था की तुलना में जाति व्यवस्था में श्रेणीबद्ध समूहों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन आधुनिक भारत में जातीय आधार पर ही समाज का विभाजन नहीं हो रहा, बल्कि वर्ग व्यवस्था के आधार पर भी स्त्रीकरण होता है। स्त्रीकरण का चौथा आधार है स्टेट। यूरोपीय समाज पहले स्टेट के आधार पर स्तरित होता था। जाति व्यवस्था की ही तरह लोग विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समूहों में इस प्रकार श्रेणीबद्ध थे कि एक सामाजिक स्तर से दूसरे सामाजिक स्तर में जाना काफ़ी कठिन काम था। मध्यकालीन युग में यूरोप का समाज मुख्य रूप से 3 स्टेट में विभक्त था।
प्रथम श्रेणी में राजा, महाराजा, उच्च शासन अधिकारी और बड़े बड़े जागीरदार आते थे। वे सभी कुलीन वर्ग के लोग माने जाते थे। उनके जीवन का तौर तरीका, सामाजिक मूल्य और प्रतिमान सभी कुछ विशिष्ट ढंग के हुआ करते थे और वे लोग अपने ही समूह के अंदर शादी और विवाह किया करते थे। चर्च के लोग दूसरे स्टेट के प्रतिनिधि माने जाते थे, यानी पादरी वर्ग के लोगों का स्थान समाज में कुलीन वर्ग के बाद आता था। कुलीन वर्ग के लोगों की तुलना में उनकी सामाजिक हैसियत और सुविधाएं थोड़ी कम थी, पर आम लोगों की तुलना में इनका स्थान उच्च था। तीसरी श्रेणी में समाज के साधारण लोग आते थे, जैसे दास, मजदूर, किसान, व्यापारी, कारीगर। इसे साधारण समूह भी कहा जाता था। स्टेट व्यवस्था का स्वरूप यूरोप के किसी भी देश में राष्ट्रीय या राजकीय पैमाने पर एक समान नहीं था, बल्कि इसका स्वरूप क्षेत्रीय था, यानी सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप स्थानीय था, राष्ट्रीय नहीं। स्तरीकरण का पांचवा आधार है वर्ग। आज स्तरीकरण का सबसे अधिक प्रचलित और लोकप्रिय आधार वर्ग ही माना जाता है। वर्ग की अवधारणा मुख्य रूप से मार्क्स और वेबर से संबंधित रही है। इन्हीं ने वर्ग से संबंधित अवधारणाओं में अपना सबसे ज़्यादा योगदान दिया है। मार्क्स के अनुसार पूंजी और उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व के आधार पर वर्गों की बात करी है। उनके अनुसार आधुनिक समाज में लोग मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित हैं। एक वे जिनके पास पूंजी है और जो उत्पादन के साधनों पर अपना नियंत्रण रखते हैं, जिन्हें उन्होंने पूंजीपति वर्ग कहा, और दूसरा वह जो उत्पादन करते हैं, मजदूर वर्ग कहे। मार्क्स के अनुसार किसी अर्थव्यवस्था में किसी समूह का किस प्रकार का नियंत्रण है, यही समाज के स्तरीकरण का मुख्य आधार होता है। तो वेबर बताते हैं कि वर्ग का आधार मात्र आर्थिक नहीं है, बल्कि वर्ग का आधार यह भी है कि किसी व्यक्ति की सेवा का बाजार में कीमत क्या है। व्यक्ति की योग्यता और शिक्षा इस बात का निर्धारण करती है कि उस व्यक्ति की सेवा की खुले बाजार में क्या कीमत है। इसलिए यह भी महत्वपूर्ण है कि जीवन के अवसर बहुत हद तक व्यक्ति की योग्यता पर निर्भर करते हैं। इसी के आधार पर वेबर ने 4 भागों में आधुनिक समाज को श्रेणीबद्ध किया है। पहला धनी वर्ग, दूसरा बुद्धिजीवी, प्रशासनिक और प्रबंधक वर्ग, तीसरा परंपरागत निम्न मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग और चौथा मजदूर वर्ग। इस प्रकार वर्ग व्यवस्था में सामाजिक स्तरीकरण का आधार संपत्ति के साथ ही व्यक्तियों की अपनी योग्यता, गुण, उपलब्धि या सत्ता होती हैं। अन्य व्यवस्थाओं की तरह यह स्थिर व्यवस्था नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में एक वर्ग से दूसरे वर्ग में अपनी उपलब्धियों के आधार पर नीचे से ऊपर जा सकता है। अगर जीवन की उपलब्धि अच्छी रही तो व्यक्ति निम्न वर्ग से मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग से उच्च वर्ग में जा सकता है, और इसके विपरीत एक उच्च स्तर का व्यक्ति या अमीर व्यक्ति किसी खास कारण से सबसे निचले स्तर तक भी आ सकता है और उसका वर्ग बदल सकता है। इस प्रकार वर्ग व्यवस्था स्तरीकरण की एक लचीली व्यवस्था है। वर्ग व्यवस्था में सामाजिक हैसियत प्राप्त की जाती है, जिसके अंतर्गत अचीव्ड या अर्जित परिस्थिति का महत्व होता है, आरोपित का नहीं। इसी के साथ आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। इसे हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।